अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ वक़ार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। और चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में हमने 5 लेक्चर्स आप तक पहुंचा दिए थे। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, और इसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन, और इसको हमने रिलेट करके चलना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। एम कैट ई कैट में इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, और स्टेटमेंट में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नोटिसेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि टोटल प्रेशर, अगर आपके पास 3 गैसेज हैं, गैस नंबर 1, गैस नंबर 2, गैस नंबर 3, तो इन्हें आपने एक ही कंटेनर में डाला हुआ है, तो दिस इज मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। दिस इज मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अगर आपने इन्हें एक ही कंटेनर में डाला है तो जाहिर सी बात है कि ये गैसेस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी। तो वो जो प्रेशर होगा उसे टोटल प्रेशर कहा जाता है, और उसकी अमाउंट इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की समेशन के इक्वल है। इसी को हमने स्टेटमेंट में यूँ लिखा कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मैं बार बार इस बात पे, इस वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। गैसेस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। तो इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास जो गैसेस हैं उन गैसेस को क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। मींस के अगर आप कोई रिएक्टिंग गैसेस ले लेते हैं, ऐसी गैसेस ले लेते हैं जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बना लेती हैं, उन गैसेस का मिक्सचर लें और उन गैसेस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर फाइंड करने की कोशिश करें, दैट विल बी इम्पॉसिबल बिकॉज दे विल रिएक्ट विद ईच अदर, और आफ्टर रिएक्शन दे विल प्रोड्यूस समथिंग एल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर और अमोनिया है, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर, और इस तरह से आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इन पे अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास 3 इंडिविजुअल सिलेंडर्स थे, एक के अंदर ऑक्सीजन है, उसका पार्शियल प्रेशर हमने 100 टॉर रखा हुआ है, हाइड्रोजन है, उसका पार्शियल प्रेशर हमने 400 टॉर रखा हुआ है, और मीथेन है, उसका पार्शियल प्रेशर हमने 500 टॉर रखा हुआ है। जब हमने इन तीनों गैसेस को जो इंडिविजुअल हमारे पास सिलेंडर्स के अंदर पड़ी हुई थी, इन्हें हमने एक ऐसे सिलेंडर में डाला जिसका वॉल्यूम इन सिलेंडर्स के वॉल्यूम के इक्वल था और जिसका टेम्परेचर भी इनके इक्वल था, तो हमारे पास टोटल प्रेशर जब हमने कैलकुलेट किया वो किसके इक्वल था, दैट वाज इक्वल टू 1000 टॉर। और उसकी रीज़न ये है कि जब हमने इंडिविजुअल जो है वो गैसेस को इस सिलेंडर के अंदर रखा, तो अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो अलग से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ऑक्सीजन के अलग से कर रहे होंगे, और मीथेन के अलग से कर रहे होंगे। तो कलेक्टिवली इनका जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। याद रहे कि हमने इन 4 सिलेंडर्स का टेम्परेचर भी सेम रखा हुआ है, और इन 4 सिलेंडर्स का वॉल्यूम भी क्या रखा हुआ है, सेम। तो हमारे पास जो लास्ट यानी 4th सिलेंडर है उसके अंदर टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ partial pressure of hydrogen, partial pressure of methane and partial pressure of oxygen। अब जरा गौर करें, वो जो जनरल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसको हम अप्लाई करते हैं ऑक्सीजन गैस के ऊपर। तो उसमें जब हमने अप्लाई किया ऑक्सीजन के ऊपर, तो पहले तो हम लिखते थे PV इज इक्वल टू nRT। तो अब हमें, क्योंकि वॉल्यूम भी सेम है, R और T ये सारे कांस्टेंट हैं, तो इनके साथ किसी किस्म की ऑक्सीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PO2V इज इक्वल टू NO2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2RT। और जब हमने वॉल्यूम को दूसरी साइड पे लेके गए तो ये बन गया PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड RT ओवर V। इसी तरह से जनरल गैस इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो फाइनल इक्वेशन बनेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू NH2RT ओवर V। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT ओवर V। ठीक हो गया। तो इन वैल्यूज यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन,
जब हमने सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी दैट NH2RT ओवर V प्लस NCH4RT ओवर V प्लस NO2RT ओवर V। तो हमें पता है कि इसके अंदर RT ओवर V, RT ओवर V और RT ओवर V क्या चीज़ है, कॉमन। तो हमने एक ही बार उसे इक्वेशन के बाहर लिख दिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें बची हैं उनको ज़रा गौर करें। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। जैसे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इनके समेशन को टोटल प्रेशर कहा था, वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के समेशन को हम क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वी नो दैट RT ओवर V ये सारा कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट उड़ाएंगे तो इक्वल का साइन भी उड़ाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन लेके आएंगे। तो हमें पता चला कि हमारा पार्शियल यानी टोटल प्रेशर जो कि एग्जर्ट हो रहा है इस सिलेंडर के ऊपर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब है जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा गैसेस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर, टोटल प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने नंबर ऑफ मोल्स 1 1 1 रखे थे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 3, तो जो प्रेशर 3 नंबर ऑफ मोल्स पे होगा वो 6 से कम होगा। यानी अगर आप टोटल नंबर ऑफ मोल 6 कर दें तो पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स 9 कर दें टोटल तो टोटल प्रेशर भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते या कम होते जाएंगे वैसे वैसे पार्शियल जो टोटल प्रेशर है वो भी कम होता या बढ़ता जाएगा। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट MCQs इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं एंट्री टेस्ट में, MCAT में और ECAT में, तो उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। दूसरी स्टेटमेंट भी हमने देख ली कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए किसी भी मिक्सचर के अंदर किसी भी गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर ऑफ दो गैसेस था, गैस A गैस B। जब हमने इन्हें आपस में मिला दिया तो हमारे पास मिक्सचर बन गया। अब गैस A के लिए हमने जनरल गैस इक्वेशन लिखी, वो बन गई PAV इज इक्वल टू NaRT। जनरल गैस इक्वेशन फॉर B gas will be PBV is equal to NBRT और जनरल गैस इक्वेशन फॉर मिक्सचर ऑफ द गैसेस will be PTV is equal to NTRT। अब जरा देखें, हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ B गैस डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन A को C से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारे पास इक्वेशन A थी और ये हमारे पास इक्वेशन C है। तो जब डिवाइड किया तो RT सेम कैंसल, V और V सेम ये भी कैंसल, तो पीछे क्या बच गया, PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। अगर टोटल प्रेशर को दूसरी साइड पे लेके जाया जाए तो PA इज इक्वल टू NA ओवर NT मल्टीप्लाइड बाय PT। इसका मतलब है कि जो हमारे पास PA है वो उसकी वैल्यू के लिए हमारे पास ये तीन वैल्यूज का होना लाजमी। अब इसमें NA ओवर NT ये एक नई टर्म है जो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है, कैलकुलेशंस में भी यूज़ होती है, कॉन्सेप्चुअल MCQs भी इसमें से बनते हैं और MCAT ECAT में इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। इसे कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। Mole fraction is defined as a ratio of individual number of moles to the total number of moles। जैसे फॉर एग्जांपल Na इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस A और Nt टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी Na ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, ऑब्वियसली दो गैसेस हैं A और B तो Na प्लस NB के इक्वल होंगे, यानी Na ओवर Nt मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। मोल फ्रैक्शन को हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चूंकि हम मोल फ्रैक्शन A गैस की ले रहे हैं इस वजह से XA लिख रहे हैं हम। तो XA will be equal to NA over NT. So substituting this value in this equation we will get PA is equal to XA PT। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A is directly proportional to मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। इसी तरह अगर आपने जो है वो PB का यानी गैस B का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना हो तो आप इक्वेशन B को इक्वेशन C से डिवाइड कर देंगे।
ये आपके पास इक्वेशन बी है, ये इक्वेशन सी। हमने डिवाइड किया तो हमारे पास अगेन ये वाला आंसर आया, एन बी ओवर एन टी हमारे पास एक्स बी के इक्वल होगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी है। तो हम स्टेटमेंट देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का इक्वल होता है टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और याद रखिएगा कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी एक मिक्सचर जो आपके पास है तो टोटल जो फ्रैक्शन है यानी मोल फ्रैक्शन वो यूनिटी के, हमेशा यूनिटी के। एक स्टेटमेंट यूज की जाती है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। जितनी भी गैसेस हों उन्हें जब आप उनके मोल फ्रैक्शंस को जमा करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू यूनिटी। तो इसे इस तरह भी लिखा जाता है एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इज इक्वल टू 1। तो इसे हमने सॉल्व करना है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल था, हमारे पास एन ए और एन ए प्लस एन बी के इक्वल था। एक्स बी किसके इक्वल होगा, एन बी और एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्स ए प्रूव करना है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए की वैल्यू को और एक्स बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके प्लस कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करना है, ऑब्वियसली एलसीएम ले ले इसका और इन दो वैल्यूज का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम यही आएगा एन ए प्लस एन बी। अब एन ए प्लस एन बी को इस इक्वेशन पे डिवाइड करें तो एन ए प्लस एन बी ये एक दूसरे से कैंसिल, आंसर 1, 1 को एन ए से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा एन ए। इसी तरह जो हमारे पास एलसीएम एन ए प्लस एन बी है उसको डिवाइड कर दें एन ए प्लस एन बी के साथ, आंसर 1, 1 को एन बी से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाएगा एन बी। तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है नोमिनेटर में भी वही वैल्यू है, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल, और इस पूरी वैल्यू की जगह क्या चीज आ जाएगी, 1। यानी प्रूव दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। So this was all about mole fraction, individual partial pressure of gases, उससे रिलेटेड MCQs, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल है इन टॉपिक्स के फ़ौरन बाद एग्जाम्पल नंबर 6 आपने उसे सॉल्व करना है। वो आपकी सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ एनालिसिस है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको मोल फ्रैक्शन समझ आई है या नहीं आई। इन केस अगर आपको ये टॉपिक मुश्किल लगता है, समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारी वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हाजिर हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो हमारे पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लोगों को एंगेज करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।